ये क्लास 10 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त है एंड सभी सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते बेटा जी आज की इस क्लास को। एंड गाइस क्लास रहने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को। याद रखना कि जितने क्वेश्चन बताऊंगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है। एंड जितना बताऊंगी इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे 100%। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके के क्वेश्चन को। और याद रखना कि आप चाहे बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, किसी बोर्ड से हो, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए ही है। एंड ये क्वेश्चन तुम्हें करके ही जाने हैं अगर बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो। आ जाते हैं बड़े सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। देखो जब भी ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहली चीज बता दूं कि ये क्वेश्चन हमेशा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही मिलेगा। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं एंड साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगी जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट कराऊंगी। फिलहाल हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहां पे आपको ये पूरा एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ यहां पे आपको उसका डायग्राम भी बनाना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, सचित्र वर्णन करो। और जब जब बेटा जी वो बोल देते हैं कि भाई डायग्राम बनाओ, तो याद रखना कि डायग्राम बनाना ही है, क्योंकि अगर वहां डायग्राम नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करते हैं मानव पाचन तंत्र की। तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं पाचन तंत्र। नहीं, कभी भी याद रखना कि बोर्ड में जिस तरीके से आप लिख कर आते हो वो भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए पाचन से। और एक चीज और, मैंने हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो तुम ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग सारे क्वेश्चंस को कर लोगे, ये चीज ध्यान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा जी, पाचन को पहले बताना है, देन उसके बाद आप बताएंगे कि आखिर क्या होता है पाचन तंत्र। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आखिर पाचन क्या होता है। एंड इस डायग्राम की आप सब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। कलर कोई भी करके नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें कलर करने नहीं आते हैं और तुम एग्जाम में गलती कर दोगे जिससे तुम्हारे मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे तुम्हें क्या करना है, पेंसिल से डायग्राम बनाना है और बहुत सुंदर सा। ओके, चलो देखें। सबसे पहले बात की गई है पाचन की, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी क्या होता है पाचन। देखो सबसे पहली चीज, क्या आप रोटी जब खाते हो क्या डायरेक्ट उसको खा सकते हो? नहीं, आप पहले उसको चबाओगे, ठीक है, उसमें लार मिलेगी एंड देन आप उसको इजीली खा सकते हो। तो वही चीज यहाँ बोली गई है क्या, कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है, तथा जो तंत्र यह कार्य करता है वो हमारा क्या कहलाया जाता है, पाचन तंत्र। अब बेटा जी अगर हम हमारी बॉडी की बात कर लेते हैं, हमारे शरीर की, तो किससे बना है? ठीक है, कोशिका से, सिंपल, सेल से बना है। नेक्स्ट, ये किसको बना रही है, ऊतक को बना रही है, यानी कि टिश्यू। ये किसको बना रहे हैं भाई, ये बना रहे हैं अंगों को। ठीक है, एंड जितने भी अंगों को बनाया, एंड अंग मिलके किसको बना रहे हैं बेटा जी, अंग तंत्र को बना रहे हैं। ठीक, अब हमारे शरीर में अलग अलग अंग है, किडनी भी है भाई, है ना, वहां पे लंग्स भी हैं। तो अलग अलग जितने भी जो अंग है हमारे शरीर में भाई, हर एक का अपना अपना काम है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई यहाँ पे जो हमारी किडनी है वो हमारे ब्लड को पंप करेगी। नहीं भाई, ब्लड को पंप करने का काम अगर हमारे दिल का है तो वो दिल का ही है, यानी कि हृदय का है तो हृदय का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे शरीर के वो अंग जो पाचन करने में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि पाचन क्रिया में मदद कर रहे हैं, वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक तंत्र को, जिसको हमने बोला है क्या, पाचन तंत्र। याद है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो पहला क्लियर हो चुका है कि पाचन क्या होता है, एंड मैंने ये तुम्हें ये भी बता दिया कि आखिर पाचन तंत्र क्या होता है। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो जाएगी वो जाएगी आहार नली के भाग। आखिर कितने भाग होते हैं? तो याद रखना कि आहार नली के 6 भाग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे छुपा हुआ है इसके पीछे, बट मैं तुम्हें पूरा बता दूंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाता है मुंह, सेकेंड नंबर पे आ जाता है ग्रसिका, नंबर 3 पे आ जाता है अमाशय, नंबर 4 पे आ जाता है छोटी आंत, 5th पे बड़ी आंत, एंड 6 पे आ जाता है गुदा द्वार। ठीक है, वहां दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आप सबके लिए। ठीक है, चलो क्लियर, अब आ गया। अब याद रखना कि जो ये सीक्वेंस है आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है। ये नहीं करना है कि भाई बड़ी आंत को आपने ऊपर पहुंचा दिया, मुख को आपने नीचे पहुंचा दिया। नहीं भाई, खाना सबसे पहले अगर मुंह में जाएगा, चबाओगे, तभी आपके स्टमक में जाएगा, डायरेक्ट स्टमक में नहीं जाता। ठीक है, चलिए देखें आगे। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे जब जब हम बात कर रहे हैं, एक एक चीज बताऊंगी कहां से क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम का। मुख में जब हम बात करते हैं बेटा जी, यहाँ पे 3 चीजें आती है। नंबर 1 आ जाता है दांत, सेकंड नंबर पर आ जाता है जीभ, थर्ड नंबर पर आ जाता है लार ग्रंथि। सबसे पहले अगर हम दांतों का काम देखें तो भाई दांतों का काम क्या होता है, तो बेटा जी दांत का काम होता है चबाने का। क्लियर है? क्लियर।
अब दांत क्या यहाँ पे एक ही तरीके के होते हैं? नहीं, दांत भी बेटा जी 4 प्रकार के होते हैं आपके। नंबर 1 अगर मैं बात कर लेती हूँ आपसे, सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाते हैं कृंतक, ठीक है। सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं, वापस बोल रही हूँ डिटेल में बेटा जी, सारे मैंने पढ़ाए हुए एक एक टॉपिक को, एक एक क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नंबर 3 क्या हो जाता है आपका? अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक ठीक। कृंतक का काम क्या होता है? काटने का, किसी भी चीज को आप काटते हो। रत्नक का काम होता है चीरने फाड़ने का, और अग्रच्वर्णक और च्वर्णक काम होता है चबाने का, जो भी आपने खाना खाया है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं एक वयस्क की, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि कितने दांत होते हैं टोटल, तो टोटल दांत होते हैं बेटा जी 32, ओके। एंड अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लेती हूँ तो भाई 32 दांत जो होते हैं, यहाँ पे ना आपका एक सूत्र बनता है जिसको हम बोलते हैं दंत सूत्र। किसी किसी बोर्ड में आ जाता है, तो मैं फिर भी बता रही हूँ दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र होता है भाई यहाँ पे, यानी कि आपका देखो जबड़ा है, ठीक है, पूरा जबड़ा है, तो ऊपरी जबड़ा जो होता है बेसिकली उसके आधे हिस्से में जो दांतों की संख्या होती है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपरी जबड़े में उपस्थित आधे भाग में, याद रखना, ठीक है, उपस्थित आधे भाग में दांतों की संख्या, ठीक है। बोर्ड में प्लीज प्लस यहाँ पे ना याद रखना, सुंदर सुंदर लिख कर आना, ठीक है, क्योंकि राइटिंग के मार्क्स होते हैं, हम बोलते कि नहीं होते, बट मैटर करता है वहां पे, ठीक है, तो आप लिख कर आओगे, ओके। चलो, तो भाग में दांतों की संख्या बटे क्या हो जाएगा भाई, निचले दांतों में, ठीक है, दांत बोल रही हूँ जबड़े में, ठीक है, तो निचले जबड़े में उपस्थित आधे भाग में, ठीक है, आधे भाग में दांतों की संख्या, ठीक है, गुणा 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे, इसके आगे लिख सकते हो बराबर 32, ठीक है। तो ये होता है हमारा दंत सूत्र। किसी किसी बोर्ड में आता है, सारे बोर्ड में ये नहीं आता, वापस बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पे हमारा किसका काम हो चुका है भाई, दांतों का काम हो चुका है। अब बात कर लेते हैं जीभ की। तो भाई जीभ का काम क्या होता है? आप जो भी खा रहे हो सोचो, आपको टेस्ट का पता कैसे लग रहा है, अपने खट्टा खाया, मीठा खाया, कड़वा खाया, जो भी चीजें खा रहे हो कैसे पता लग रहा है भाई, जीभ पे क्या होता है, स्वाद के अंकुर होते हैं, जिससे आपको क्या पता लगता है, यहाँ पे टेस्ट का पता लगता है, यानी कि भाई आपको स्वाद का पता लगा है। लेकिन इसका एक काम और भी है, ये क्या करता है बेटा जी, यहाँ पे भोजन को निगलने में हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर। तो भोजन को निगलने में सहायता करता है, क्लियर है। और एग्जाम में हमेशा पूरे पॉइंट लिख कर आओगे, शॉर्टकट तुम नहीं मारोगे। अगर तुमने एग्जाम में शॉर्टकट मारा तो फिर जो कॉपी चेक करेगा ना, वो भी वहां पे शॉर्टकट मारेगा और तुम्हें नंबर कम दे देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी यहाँ पे हमारा कौन सा वाला पार्ट, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो बेटा जी जो लार ग्रंथि होती है, ठीक है, लार ग्रंथि से किसका श्रावण होता है, लार का श्रावण होता है, ठीक। एंड यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बनता है कि लार ग्रंथि से किसका श्रावण होता है। बच्चे लिख कर आते हैं टॉयलिन। अरे टॉयलिन तो एंजाइम होता है, ठीक है। तो लार ग्रंथि से श्रावण किसका हुआ, लार का। इस लार में होता है एंजाइम, एंड कौन सा एंजाइम हुआ बेटा जी यहाँ पे, इसमें एंजाइम होता है टॉयलिन, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे याद रखना कि हमारा जो भोजन का पाचन है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। क्यों मुख से शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि हमारा जो भोजन का पाचन है वो स्टमक से नहीं, यानी पेट से नहीं, आमाशय से नहीं, कहाँ से, मुख से शुरू होता है। और किसका, कार्बोहाइड्रेट का। चलिए भाई खाने को चबा लिया हम लोगों ने, टेस्ट का पता भी अपने को लग गया है कि भाई क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है ग्रास नली, जिसको हम लोग बेटा जी ग्रसिका भी कह देते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका काम क्या है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा तो एंड इसका काम क्या है, सिंपल सा काम है। जो भी खाना तुमने खाया है, टेस्ट का पता लग चुका है, चबा लिया है, वो खाना अब कहां जाएगा, स्टमक तक। तो मुख से आमाशय तक खाने को कौन पहुंचा रहा है, ये ग्रसिका पहुंचा रही है। यही इसका इतना सा काम है। तो मुख से आमाशय तक भोजन को पहुंचाना, बस बात खत्म। कौन से आ गया अब तीसरा पार्ट, जो कि हमारा कौन भाई, स्टमक, आमाशय, ठीक है।
तो अमाशय जो होता है बेटा जी, यहां पर आपकी मिलती है जठर ग्रंथि, ठीक है। ये जठर ग्रंथि जो होती है जठर रस का श्रावण करते हैं, जिसमें 3 चीजें होती है। चलो जानते हैं कौन कौन सी। सबसे पहली चीज, जठर ग्रंथि कहाँ है? अमाशय में है। एंड यहाँ पर कौन है बेटा जी? जठर रस इसे श्रावण हो रहा है और इसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1 बात कर लेते हैं किसकी? पेप्सिन एंजाइम की। देखो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम की, तो सबसे पहले यहाँ लिखा नहीं है कि एंजाइम है, तो मैं बता दूं ये एक एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन क्या कर रहा है बेटा जी? तो पेप्सिन जो है ये आपके प्रोटीन के पाचन में हेल्प कर रहा है। अब इसकी एक खासियत है। खासियत क्या है ना? खासियत ये है कि भाई ये खुद से काम नहीं करेगा, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसको अम्लीय वातावरण नहीं मिल जाता है। तो ये तभी सक्रिय होता है जब इसको बेटा जी क्या मिल जाता है? अम्लीय वातावरण। यानी कि भाई ये तभी सक्रिय होगा जब इसको अम्लीय वातावरण मिलेगा, याद रखना, ठीक है। चलो अब वो अम्लीय वातावरण देगा कौन? तो भाई वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। तो ये बेसिकली क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो भी हमारे खाने के साथ जितने भी जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो अगर आ जाते हैं तो उनको मारता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करे? भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है, जिससे उसको पचाने में सहायता मिलती है। एंड थर्ड चीज, पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है, क्योंकि वो तो तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको अम्लीय वातावरण नहीं मिलेगा। क्लियर है? एंड पेप्सिन किसको पाचित करता है? प्रोटीन को, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर। अब बात करते हैं श्लेष्मा, जिसको हम लोग म्यूकस भी कह देते हैं, ओके है। चलो अब ये क्या कर रहा है? सोचो भाई, यहां पे ये हमारा स्टमक है, ठीक है। अब यहां पे है एसिड, ठीक। अब सोचो अगर हम एसिड की बात करते हैं, नॉर्मल बॉडी से बाहर इंसान हाथ लगाए तो हाथ जल जाए उसका। अब क्या हमारी बॉडी के अंदर है, तो क्या बेटा जी वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? बिल्कुल पहुंचा सकता है, ठीक है। तो यहां पे बेटा जी अगर हम बात कर लेते हैं तो आमाशय के आंतरिक स्तर की रक्षा ये करती है श्लेष्मा, यानी कि जो इस एसिड से हमारे आमाशय के आंतरिक स्तर को क्या कर रही है? बचा रही है। सिंपल, ठीक है। आमाशय में जब इतना काम हो जाता है, उसके बाद बारी आती है यहाँ पे छोटी आंत की, और छोटी आंत में पूरी तरीके से पाचन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो यहीं पर होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं छोटी आंत की, तो बेटा जी 3 भागों से होते हैं इसके, ठीक है। ड्यूडीनम होता है, जिजुनम होता है एंड इलियम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्यूडीनम, जिसको हम ग्रहणी भी कहते हैं। तो जब यहाँ पे खाना पच जाता है, उसके बाद वो जाता है जिजुनम में, जिजुनम से जाता है इलियम में। अभी तो आपने इतना बड़ा, पहले 11th में ये पूरा चैप्टर हुआ करता था, बट अभी न्यू एनसीईआरटी में वो चैप्टर हटा दिया गया है। तो ये और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते थे पाचन को, बट अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आपका पढ़ते हैं ड्यूडीनम वाला भाग, तो यहाँ पर बेटा जी आ जाता है कौन सा? यकृत और अग्नाशय। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? यकृत की। तो यकृत जो है वो क्या है? मानव के पाचन की, ठीक है, या मानव के शरीर की भी आप कह सकते हो सबसे बड़ी ग्रंथि, जो किसका श्रावण कर रही है बेटा जी? यहाँ पे पित्त रस का श्रावण करती है। क्लियर है यहाँ पे ये चीज। एंड अगर हम आगे की बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो ये जो पित्त रस होता है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है पित्त लवण, जो क्या कर रहे हैं भाई? मलसीकरण। अब बात आती है कि मलसीकरण की क्रिया क्या होती है। देखो ये वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, ठीक है। अभी जो एंजाइम है बेटा जी वो इस पर काम नहीं कर पा रहे, तो हमने कहा कि भाई इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वसा है, ठीक है, अभी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी है, यानी कि अब एंजाइम इस पे काम कर सकते हैं। तो ये वसा की बड़ी गोलिकाओं का छोटी गोलिकाओं में बदलना क्या कहलाया जाता है? इमल्सीकरण, यानी कि इमल्सिफिकेशन। एंड ये वसा जो होती है ये हमारी कौन सी होती है? ये इसको हम बोलते हैं इमल्सीकृत वसा। क्लियर यहाँ पे? तो जल्दी से फटाफट से रिवाइज करेंगे। क्या है यकृत? क्या है? मानव के पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो किसका श्रावण कर रही है बेटा जी? पित्त रस का श्रावण कर रही है। एंड इस पित्त रस में क्या होता है? पित्त लवण होते हैं, एंड इसका काम क्या होता है? इमल्सीकरण का। एंड हमने देख लिया है कि इमल्सीकरण आखिर होता क्या है, ठीक है, कि वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना। अब तोड़ा क्यों? क्योंकि भाई एंजाइम इन पे काम नहीं कर सकते थे, यानी कि अब एंजाइम जो है वो इस पे काम कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहली चीज अब यहाँ पे बात करेंगे मिश्रित ग्रंथि। तो ग्रंथि जो होती है बेटा जी वो 3 तरीके से होती है। एक होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि, एक होती है मिश्रित। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का श्रावण करती है, बहिःस्रावी ग्रंथि एंजाइम का, और मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो एंजाइम को भी श्रावित करेंगी और साथ ही साथ हार्मोन का भी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अग्नाशय, तो अग्नाशय जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि बेटा जी वो एंजाइम को भी श्रावित करेगी और हार्मोन को भी। तो यहाँ पे इसका जो बहिःस्रावी ग्रंथि वाला भाग है वो एंजाइम को निकाल रहा है, और जो इसका अंतःस्रावी ग्रंथि वाला भाग है वो किसको? इंसुलिन को निकाल रहा है।
इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर में जो रक्त है, ठीक है, उसमें ब्लड जो आपका अगर हम बात करें जो हमारा ब्लड होता है उसमें शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। अब यही हार्मोन अगर कम स्रावित होता है तो बेटा जी क्या हो जाता है, मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज भी कहते हैं, जिसको आम भाषा में शुगर भी कहा जाता है, वो बीमारी हो सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है, ठीक है, तो कौन सा रोग होता है, तो आपको वहां पे बताना पड़ता है। क्लियर है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं एंजाइम की। तो 3 एंजाइम है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एमाइलेज की, क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को पाचित करने में हेल्प कर रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन। नेक्स्ट आ जाओ ट्रिप्सिन। देखो ट्रिप्सिन भी किसका कर रहा है, प्रोटीन का पाचन, लेकिन इसको सक्रिय होने के लिए यहाँ पे किसी अम्लीय वातावरण की जरूरत नहीं होती। ये चीज हर बच्चा ध्यान रखेगा, ठीक है। तो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ लाइपेज, किसका पाचन कर रहा है, वसा का। कौन सी, इमल्सिक, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देख कर आए हैं, ठीक है। तो लाइपेज का एक बार यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि लाइपेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखना कौन सा हो जाता है, स्टीएप्सिन, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी है, याद रखना वो किसका पाचन करेगा बेटा जी, वसा का, ठीक है। चलो तो भाई जब यहाँ पे बेटा जी अगर हम बात कर लेते हैं, जब इतना काम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जब इतना काम हो गया, अब खाना जाएगा जिजुनम में, जिजुनम से इलियम, और इलियम के बाद सीधा जाएगा कहाँ पर, आपके बड़ी आंत में। एंड बड़ी आंत में बेटा जी क्या हो जाता है, यहाँ पे जल का अवशोषण, यानी कि जो भी खाना है उसे जल अवशोषित होगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं गुदा द्वार, ठीक है, यानी कि छठा भाग जो है, यानी कि ये गुदा द्वार क्या करता है, जितने भी जो यानी कि जो बेकार पदार्थ हैं बेसिकली, जो यानी कि जो अपचित अपशिष्ट पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर निकाल देता है। इतना काम ये करता है। क्लियर है यहाँ पे ये चीज। चलो तो यहाँ पे आके आपका मानव पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया। बड़ी आंत के बाद छठा गुदा द्वार जरूर लिख लेना, और इसमें बस एक लाइन तुम्हें लिखनी है, क्या कि गुदा द्वार का काम क्या होता है, कि भोजन के अपशिष्ट व अपाचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना इसका काम है। क्लियर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके आ जाओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। ओके है, चलो तो यहाँ तक क्लियर, बढ़िया तरीके से करके आओगे इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, एंड मैंने पहले बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इस बार के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, एंड देख लें दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो बेटा जी वो आ जाता है आपका मानव हृदय वाला, ठीक है। चलिए मानव हृदय की बात करते हैं। मानव हृदय क्वेश्चन आ जाता है कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन करो, ठीक है। वहां पे आपको उसके सारे जितने भी जो कोष्ठ होते हैं, उनका क्या काम है, किस तरीके से पूरे इसके स्ट्रक्चर को बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को ये लगता है बहुत ही ज्यादा टफ, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बता देती हूँ, एग्जाम में तुम्हें हमेशा डिटेल में लिखकर आना ही आना है, ठीक है। एंड मैं इसको तुम्हें बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगी फ्लो चार्ट के जरिए, ताकि तुम्हें यूं समझ आ जाए। देखो सबसे पहली चीज बात करते हैं मानव हृदय। तो भाई जैसे हमारी मुट्ठी होती है ना, इतना सा होता है ये सिर्फ, एंड इसका कार्य क्या होता है, इसका काम होता है रक्त को पंप करना, ठीक है। तो ब्लड को पंप करने का काम किसका है भाई, हृदय का। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ब्लड को ही पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं ब्लड को नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो आपको पढ़ा दिया है। तो याद रखना कि ब्लड हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे उन्होंने हृदय का बोला है तो हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं हृदय की, मानव हृदय की, तो मानव हृदय जो होता है, यहाँ पर इसको समझने के लिए तुम्हें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानो कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। पहला हो जाता है कौन सा, दायां आलिंद, ठीक है। और ये ना कहीं कहीं पे आलिंद लिखा होता है, कहीं कहीं पे अलिंद लिखा होता है, तो प्लीज उस चीज में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसा भी लिख सकते हो, आलिंद लिख लो, आलिंद, क्योंकि आप किसी बुक में देखो या नेट पे देखो, कहीं अलिंद है कहीं आलिंद है, ठीक है। तो दायां आलिंद कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बायां आलिंद, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ नंबर 3 दायां निलय, एंड नंबर 4 पर आ जाता है आपका बायां निलय। क्लियर है। तो ये 4 कोष्ठ होते हैं। अब समझना क्या है, तो सबसे पहली चीज याद रखना कि आपको 2-3 चीज समझनी है। पहली चीज तो तुम्हें ये समझनी है शुद्ध रक्त क्या होता है। अगर तुम्हारे ये टर्म क्लियर है तो तुम मानव हृदय वाले को बहुत आराम से कर लोगे। तो शुद्ध रक्त कौन सा होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है,
ठीक है, बात करते हैं अशुद्ध रक्त की। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त कौन सा होता है? जिस ब्लड में आपके कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे किसकी, तो वो पॉइंट है धमनी का और शिरा का। ठीक है, तो याद रखना कि बेटा जो ये धमनी होती है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है यानी कि ऑक्सीजन वाला, लेकिन जो शिरा होती है इनमें बेटा जी आपका बहता है अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब याद रखना कि यहाँ पे एक अकेली धमनी ऐसी है जिसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है एंड वो है पल्मोनरी धमनी, या जिसको हम लोग फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं। एंड वहीं पे अगर मैं बात कर रही हूँ शिरा की, तो शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक शिरा यहाँ पर भी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त ना बह के कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तुम्हें समझना है हृदय को बहुत ही आसानी से, तो तुम्हें ये चीजें पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, अब इधर आ जाओ इस चार्ट पे, इससे तुम्हें मानव हृदय पूरा का पूरा यूं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखें। ओके, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखते हैं महाशिरा लिखा हुआ है। महाशिरा क्या कर रही है? हमारे शरीर के अलग अलग भागों से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर आ रही है। थोड़ा अच्छा सा लिख दे इसको। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या कर रही है, हमारे शरीर के अलग अलग भागों से जो अशुद्ध रक्त है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर आ रही है। कहाँ पे? दाएं अलिंद में। अब यहाँ पे तुम एक चीज और बताती हूँ, हमेशा मैंने हृदय को ऐसे पढ़ाया है प्लस के साइन से। प्लस का साइन कैसे? कि याद रखना कि ये है दायां अलिंद, ठीक है, ये है आपका दायां निलय, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, ये है आपका कौन सा? बायां अलिंद, और उसी के नीचे कौन है बेटा जी? वहां पे बायां निलय। क्लियर बेटा तरीके से? चलो, अब यहाँ पे तुम्हें याद क्या रखना है कि जो दायां वाला भाग होता है, याद रखना कि यहाँ पर होता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, एंड जबकि अगर हम बात कर लेते हैं बाएं वाले पार्ट की, तो यहाँ पे होता है O2 वाला ब्लड। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसे। महाशिरा ने क्या करा? हमारे शरीर के अलग अलग भागों से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर आया। कहाँ लेकर आया? दाएं अलिंद में। ठीक है, दाएं अलिंद से कहाँ गया? दाएं निलय में गया। ठीक, अब यहां से कौन, जो अकेली ऐसी धमनी थी जिसमें कौन सा अशुद्ध रक्त बहता है, वो क्या करेगी? यानी कि फुफ्फुस धमनी यहां से उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर जाएगी फेफड़ों के पास। फेफड़े क्या कर रहे हैं भाई? हमारे जो ब्लड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को हटा रहे हैं। अब रक्त कैसा हो गया? शुद्ध, यानी कि यहां से इस शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिरा, जो अकेली ऐसी शिरा है जो क्या करती है, जिसमें क्या बहता है? जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब यहां से फेफड़ों से इस शुद्ध रक्त को लेकर आए, यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये चार्ट मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है ताकि तुम्हें यूं समझ आ जाए टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे फुफ्फुस शिरा जो है बेसिकली इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेगी एंड कहाँ? हृदय के बाएं अलिंद में लेकर आएगी। बाएं अलिंद में जब आ जाएगा, वहां से ब्लड जाएगा बाएं निलय में, एंड वहां से कौन? महाधमनी जो होती है, ये शरीर के विभिन्न भागों तक उस शुद्ध रक्त को पहुंचाती है। ये सिंपल सा इसका काम है। क्या डिफिकल्ट लगा? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके है, एंड ये डायग्राम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी जब जब आएगा तो बेटा जी डायग्राम के साथ ही आएगा। तो अगर तुम सोच रहे हो कि बिना इसका डायग्राम बनाए तुम इसको कर लोगे, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, तो वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। ओके, पेंसिल से ही बनाना है, एंड जितने नाम लिखे हैं वो सारे आपको लिखकर आने हैं। यहाँ पे आप विभाजिका को छोड़ देना बस। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें सारे नाम करके आने हैं। ओके है, चलो यहाँ पे ये चीज क्लियर। दूसरे क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आई होगी, एंड डायग्राम बनाना भी मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तो टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल चिल रहो। ओके, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद डायग्राम ये आता ही आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई पुष्प तथा पुष्प के सभी भागों का आपको क्या करना है? सचित्र वर्णन करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं किसकी? पुष्प और पुष्प के सभी भागों की। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि आखिर पुष्प होता क्या है। तो पुष्प होता है बेटा जी, पहली हेडिंग यही जाएगी, प्रोहु का रूपांतरण। ठीक है, अब प्रोहु क्या होता है? जो एक पौधा होता है उसके जमीन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोहु।
ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं पुष्प और इसके भाग में। तो सबसे पहली चीज ये डायग्राम आपको बनाना है, इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला है जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, इनमें से तुम एक भी छोड़ के नहीं जाओगे, और छोड़ के गए तो फिर वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नंबर कम आए तो वो फिर तुम ही उसके जिम्मेदार हो, ठीक है। और अगर छोड़ के गए तो फिर टीचर को मत बोलना कि मैम हम ये नंबर कम रह गए, आपने बताया नहीं, बताया तुम करके नहीं गए हो, और जो करके आए हैं उनके अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान सुनो, क्या है पुष्प प्रोह का रूपांतरण। 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग एंड नंबर 4 जायांग। बाह्य दल जो होता है, आपने देखा एक जो फूल होता है उसमें हरे रंग की इस तरीके से संरचना होती है नीचे की तरफ, ये वाली दिख रही है, दिखा। तो यहां पे अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज ये इस तरीके से एक संरचना होती है, जिसके ऊपर फूल के सारे भाग होते हैं, उसको हम बोलते हैं पुष्पासन। होता है ना आसन के जैसे होता है कि भाई आसन बैठने वाला, वैसे पुष्पासन, ये मतलब जिसके ऊपर पुष्प के सारे भाग है। ये जो डंडी जैसी संरचना होती है इसको हम बोलते हैं पुष्पवृंत, ठीक है। अब यहाँ पर हरे रंग की एक संरचना से निकली होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली बाह्य दल, जो बेटा जी आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये है बाह्य दल। ये पुष्प में कैसे काम करता है, तो याद रखना कि यहाँ पे ये पुष्प में काम करता है बेटा जी किसके रूप में, बाह्य दल सहायक अंग के रूप में, ठीक है। ब्रैकेट में भी लिखा है वहां पे। दलपुंज की बात कर ले तो दलपुंज को हम आम भाषा में यानी कि सामान्य भाषा में बोलते हैं पंखुड़ी। एंड हर फूल में आप देखोगे अलग अलग कलर की देखने को मिलती है, गुलाब में चाहे आप गेंदे का फूल ले लो, हर किसी में अलग अलग कलर की है। एंड ये भी किसकी तरह काम कर रहा है, सहायक अंग की तरह। अब आए 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, पुमंग और जायांग। पुमंग की जब भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो पुमंग जो है याद रखना ये मिलकर बना होता है पुंकेसर से, ठीक है। एंड जो पुंकेसर होता है ये खुद 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है परागकोश, ठीक है, एंड एक होता है पुतंतु, क्लियर। तो ये कुछ इस टाइप से एक स्ट्रक्चर होती है, अगर आप देखोगे इस टाइप से, ठीक है। तो ये ऊपर वाला भाग हमारा है परागकोश, ये जो डंडी जैसी रचना है ये है हमारा पुतंतु। परागकोश में क्या होता है बेटा जी, परागकोश में हमारे बनते हैं परागकण, ठीक। एंड परागकण काफी लोग सोचते हैं ये नर युग्मक होता है, तो बेटा जी ये नर युग्मक नहीं होता है, ये होता है नर युग्मकोद्भिद। अब ये नर युग्मकोद्भिद क्या होता है, तो बेटा जी नर युग्मकोद्भिद होता है जो नर युग्मक को बनाता है। क्लियर है यहाँ पे ये चीज, चले भाई यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर हो गई। अब ये है क्या है, पुमंग नर जनांग, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें लिखा भी है नर जनांग, एंड एक बार डायग्राम पर आ जाओगे तो डायग्राम में बेटा जी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाली संरचना जो है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, तो जो कि है आपका जायांग। एंड जायांग क्या होता है, मादा जननांग होता है, जहां पे जायांग क्या है, मादा जननांग। तो जिस तरीके से पुमंग पुंकेसर से मिलकर बना था, वैसे ही जो जायांग है ये किससे, स्त्री केसर से मिलकर बना है, ओके। एंड इस स्त्री केसर के होते हैं बेटा जी 3 भाग। सबसे पहले आ जाता है वर्तिकाग्र, ठीक है, फिर आ जाता है वर्तिका, एंड फिर आ जाता है अंडाशय, ठीक। तो ये कुछ ना इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र हो जाता है, ये हमारा वर्तिका होता है, एंड ये होता है हमारा अंडाशय, क्लियर। अंडाशय के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली एक और संरचना हमें मिलती है जिसको हम बोलते हैं बीजांड, और इस बीजांड के अंदर होती है अंड कोशिका, क्लियर। तो ये होता है पूरा का पूरा भाग। अब एक बार इधर आ जाओ वापस से डायग्राम पे, तो देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्त्री केसर, बीच वाला भाग अंड, ठीक है, यानी कि अंड कोशिका लिखा है। एंड ये है आपका पूरा का पूरा डायग्राम। यानी कि अगर एग्जाम में आ जाता है पुष्प
और उसके सभी भागों का सचित्र वर्णन, तो तुम्हें ये डायग्राम बनाना है, पुष्प की सबसे पहले हेडिंग डालनी है, उसको एक्सप्लेन करना है क्या होता है, देन पुष्प के भाग, एक एक भाग को आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, तो अगर आ जाता है क्वेश्चन की पुष्प और उसके सभी भागों का सचित्र वर्णन, तो इतना करना है। ठीक है, अब यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से, जो कि कौन सा होता है, चलो देख लेते हैं। जो कि होता है आपका क्या, कि पुष्पीय पादपों में जो निषेचन होता है वो किस तरीके से होता है, चलो जाने। तो सबसे पहली चीज याद रखना, निषेचन क्या होता है। निषेचन होता है नर तथा मादा युग्मक का संलयन, यानी कि नर और मादा युग्मक का आपस में मिलना क्या कहलाया जाता है बेटा जी, वो हमारा कहलाया जाता है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। ओके, अब फूलों वाले पौधे क्यों, क्योंकि फूलों वाले पौधे जो होते हैं, यानी कि जिनको हमने एंजियोस्पर्म के अंदर रखा है, तो इनमें क्या होता है, निषेचन होता है। फूलों वाले पौधों में ही क्यों, क्योंकि इनमें नर और मादा जनांग दोनों मिलते हैं, जस्ट अभी देख कर आए हैं। ओके, तो जब निषेचन पूछा जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आप निषेचन को बता देना क्या होता है, एंड याद रखना हमेशा कि निषेचन से पहले क्या होता है, परागण की क्रिया होती है, देन निषेचन होता है। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले इसमें होगा क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जब परागण क्या होता है, मैंने क्या बोला कि निषेचन से पहले परागण की क्रिया होगी। परागण क्या होता है, पराग कण का, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है उसका वर्तिकाग्र पर आना। ठीक है, तो ये हमारा परागण कहला जाता है। अभी दो तरीके से होता है, स्वयं परागण, पर परागण, वो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये परागण का क्वेश्चन अलग से आएगा, प्रकार पूछे जाएंगे, उनमें अंतर पूछा जाएगा, तो ही हम वहां पे बताएंगे। यहाँ पे हमसे सिर्फ परागण हमने इसलिए बताया क्योंकि हमें निषेचन से पहले बताना पड़ता है कि आखिर परागण होता क्या है। ओके, चलो भाई, अब यहाँ पे मैं आपको बहुत इजी तरीके से वो बता देती हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पे ये था वर्तिका। ठीक है, तो ये क्या है आपका वर्तिकाग्र। यहाँ पे ये कौन आया, परागकण आया। किस जगह पर आया, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, एंड यहां पर कौन है भाई, यहां पर है बीजांड, एंड यहां कौन है, अंडाशय। सीधी सी बात। तो यहाँ पे हुआ क्या बेटा जी, यहाँ पर अगर हम देखें, ये परागकण से निकली एक पराग नलिका जो कहाँ जा रही है, इस बीजांड में प्रवेश कर रही है। ठीक, एंड ये कौन है भाई, यहाँ पे इसको लिख दो, उसका भी नाम लिख दो, पराग नलिका। तो अगर क्वेश्चन आएगा पुष्पीय पादपों में निषेचन, तो आपको यही डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहां से याद रखना कि कितने नर युग्मक, दो नर युग्मक। मैंने तो यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाया, लेकिन तुम सुंदर सा बनाओगे पेंसिल से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, दो नर युग्मक जो होते हैं वो होते हैं, एंड यहाँ पे हमारी कौन है भाई, अंड कोशिका भी तो है। ठीक है, क्योंकि ये युग्मक इसी से तो मिलेगा आकर। चलो भाई, कहानी समझ आई। तो यहाँ पे होगा क्या बेटा जी, कि एक यही कितने दो नर युग्मक है बेसिकली, यहाँ पे अगर हम बात करें दो है, तो पहले एक नर युग्मक आएगा, वो इससे मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, निषेचन, नर और मादा युग्मक का संलयन हुआ। तो जब बड़ी क्लासेस में जाओगे, क्लास 12th में पुष्पीय पादपों में निषेचन एक चैप्टर आता है, वह बीजांड की संरचना को पूरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम बीजांड की संरचना को पूरा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ना दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जिनसे ये दूसरा नर युग्मक आके मिलता है। ठीक है, और एक त्रिसलियन संरचना बनती है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे दोहरा निषेचन हो चुका है। तो अभी आपको इतना डिटेल में मत जाओ, आप सिर्फ इतना जानो कि भाई हो चुका है यहाँ पे निषेचन, एंड जैसे निषेचन हो जाता है तो अंडाशय किसमें बदल जाता है, फल में, एंड जो बेसिकली यहाँ पे बीजांड है वो बीज में बदलना शुरू हो जाता है। तो ये डायग्राम तुम्हारा बनेगा। जल्दी से बताओ, क्या ये डायग्राम तुम सबको क्लियर है या नहीं है? बहुत इस तरीके से बना लोगे, एंड एग्जाम में प्लीज बनाकर आना है। ओके, देखो सिंपल सा फ्लो चार्ट क्या बोल रहे हैं, परागकण का वर्तिकाग्र पर आना, परागण, यानी कि सबसे पहले क्या हो चुका है, परागण हो चुका है। अब नर मादा युग्मक का संलयन हो चुका है, अंडाशय किसमें बदल चुके हैं, फल में, एंड बीजांड किसमें बदल जाएगा, बीज में, और इसके जितने और भाग हैं वो मुरझाकर गिर जाते हैं। खत्म कहानी, सिंपल सी बात। क्लियर है? जल्दी बताओ। एंड हमारा लास्ट एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कौन सा हो जाता है, जो कि हमारा हो जाता है मेंडल के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखा कितने आसान तरीके से, कितने जल्दी मैंने आपको सब
पूरा का पूरा यहाँ पे जितने भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको रिवाइज करा दिया। देखो बेटा, जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना तो ये चीज होती है कि हमारे पास बहुत टाइम होता है कि हम पढ़ सकते हैं आसानी से, एक टॉपिक को एक क्लास में पढ़ सकते हैं एंड बहुत आराम से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो वहां पे हमें बहुत जल्दी जल्दी रिविजन करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा ही कम है एंड बोर्ड एग्जाम उतने ही ज्यादा पास में है ना। तो हमें स्पीड पकड़नी पड़ती है चीजों को, यानी कि पढ़ाई को ज्यादा टाइम देना पड़ता है, चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे उन बच्चों को प्रॉब्लम आएगी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ आ रहा है कि मैम कहना क्या चाहती है ना, तो स्टार्टिंग से पढ़ना होता है, बट कोई बात नहीं, टाइम गया बट अभी भी टाइम है, तो समझो क्या है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। एंड आ जाते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन पे, जो कि है लास्ट वाला एक और लॉन्ग क्वेश्चन। याद रखना कि अगर ये लॉन्ग में आया तो तीनों पूछेंगे, और अगर ये शॉर्ट में आ गया गलती से तो वो या तो युग्मकों की शुद्धता वाला नियम को पूछेंगे या फिर वो प्रभाविता के नियम को मोस्टली पूछते हैं। तो मेंडल के नियमों की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, मेंडल की। तो मेंडल जो थे इनको बोला जाता है आनुवांशिकी का पिता। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था वो मटर के पौधे पर किया था। तो मटर के पौधे पे जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मटर का बोटानिकल नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। तो जब इन्होंने वहां पे एक्सपेरिमेंट किया तो जो बेसिकली जो मटर का पौधा, यहाँ से क्वेश्चन ही बन जाता है कि इन्होंने क्यों चुना था, बाकी और पौधे क्यों नहीं चुने। तो क्योंकि इन्हें मटर के पौधे में बहुत सारे लक्षण ऐसे दिखे जो इन्हें किसी और पौधे में नहीं मिल रहे थे। वो क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है, मैंने कराया हुआ है। ठीक है, अब फिलहाल हम ये जानते हैं, तो इन्होंने यानी कि जो मेंडल थे तो इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया और 3 नियम दिए। तो पूरा पढ़ ले। मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को उन्होंने 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में प्रकाशित किया। 34 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में इनके जाने के बाद क्या हुआ कि भाई 1900 में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उनको मान्यता मिली। तब बाकी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि भाई जो मेंडल बता के गए हैं वो सही था। ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ पे बेटा जी दिए थे 3 नियम। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे प्रभाविता का नियम। लेकिन इस नियम को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगी। याद रखना 3 नियम थे। प्रभाविता का नियम, मैं वापस बोल रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव सभी को करने के लिए तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वन शॉट अच्छे से कर लेना ताकि आपके जितने भी जो चैप्टर हैं वो अच्छे से उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। वन शॉट रिवीजन करके जाना सारे चैप्टर का। ओके, सेकंड आ जाता है क्या, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ये 3 नियम दिए थे। यहां पे याद क्या रखना है तुम्हें, याद ये रखना है कि पहला और जो दूसरा नियम है वो एक संकरण क्रॉस पे आधारित है। एक संकरण कह सकते हो, एक संकर कह सकते हो, जबकि जो तीसरा नियम था बेटा जी ये द्विसंकर क्रॉस पे आधारित था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक जोड़ी लक्षणों को लिया गया था और यहाँ पे 2 जोड़ी। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम है क्या, प्रभाविता का नियम ये कहता है, अगर आपको याद हो तो जब मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था तो उन्हें 7 जोड़ी ऐसे लक्षण मिले थे जो किसी और पौधे में उन्हें नहीं मिल रहे थे। अब 7 जोड़ी जिसमें से यानी कि टोटल अगर हम बात करें होगी कितने, 14, जिसमें से 7 जो थे वो प्रभावी थे, 7 अप्रभावी थे। प्रभावी कौन होता है, जो अपने आप को प्रकट कर पाता है। जैसे अभी यहीं पे आप अगर मैं बात करूं काले और सफेद रंग को मिलाओगे तो वहां पे सफेद दिखेगा नहीं, सिर्फ काला रंग दिखेगा। तो काला क्या हुआ, प्रभावी यानी कि बहुत ताकतवर, और सफेद कैसा हो गया, अप्रभावी यानी कि भाई कमजोर है बहुत ज्यादा। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है, प्रभाविता का नियम ये कहता है कि भाई जो प्रभावी लक्षण होता है वो हावी होता है अप्रभावी पर। एंड उन्होंने इस नियम को समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया उन्होंने शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण। ठीक है,
शुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा क्या होता है याद रखना। शुद्ध लंबा अगर है तो यानी कि वहां पे अगर कैपिटल टी है तो दोनों कैपिटल टी होंगे। अशुद्ध है तो यानी कि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, यानी कि शुद्ध में हमेशा या तो वो क्या होगा प्रभावी होगा पूरा या अप्रभावी होगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं अशुद्ध की तो वहां पे एक आपका प्रभावी लक्षण होता है एक आपका अप्रभावी। ठीक है, शुद्ध लंबा बोला उन्होंने यानी कि शुद्ध लंबापन कैसा लक्षण है प्रभावी है, और शुद्ध है तो यानी कि इसको हम किससे बता देते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे क्या है बोनापन, तो इसी के अपोजिट ले लो स्मॉल टी। ठीक है, एंड शुद्ध बोने हैं तो दोनों स्मॉल टी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, अब एक बार ना पूरा मैं तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ कि आखिर किस तरीके से तुम्हें करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले चीज अगर हम देखें तो उन्होंने क्या लिया था कैपिटल टी, शुद्ध लंबे शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण कराया। एग्जाम में सुंदर सा करके आ जाना प्लीज। ठीक है, यहाँ से ये कौन थे जनक थे पेरेंट, यहाँ से कौन आए युग्मक निकल कर आए। ठीक है, यहां पे जब संकरण कराया तो क्या हुआ कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस कम छोड़ा है तो तुम अच्छे से करना एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज कैपिटल टी की स्मॉल टी से कराई तो क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी की वापस से कैपिटल टी स्मॉल टी, नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड लास्ट वाले में भी क्या हो जाता है कैपिटल टी आपका स्मॉल टी। ठीक है, ये कौन सी पीढ़ी थी तो ये एक संकर क्रॉस की F1 पीढ़ी थी, यानी कि पहली पीढ़ी। जहां पे अगर हम बात कर लेते हैं जहां पर हमें सारे के सारे कैसे मिले पौधे भाई अगर हम बात करें, हाँ जी सारे के सारे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कैपिटल टी स्मॉल टी सभी में कैपिटल टी है सभी में, तो भाई कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। एक प्रभावी लक्षण है एक अप्रभावी लक्षण है, यानी कि ये कैसा हो जाता है अशुद्ध। और हमें पता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ में होते हैं तो हम किसको लिखते हैं प्रभावी वाले को, तो ये कैसा हो गया अशुद्ध लंबे। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो सारे के सारे पौधे समान लंबे प्राप्त हुए। क्लियर, यहां तक तो हमें पिक्चर क्लियर हो गई। तो प्रभाविता का नियम क्या था यही था कि भाई प्रभावी लक्षण जो होता है वो हावी होता है किसे बेटा जी अप्रभावी पे। क्लियर यहाँ पे, चलो तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया तुम ये भी कर सकते हो, ये थोड़ा आसान तरीका होता है। ठीक, चलो यहाँ पे ये चीज क्लियर। अब अगर हम आगे की बात कर लेते हैं नेक्स्ट, वो आ जाता है हमारा कौन सा पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम क्या कहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वी संयोजन का नियम या फिर युग्मको शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे यानी कि F1 पीढ़ी में बेटा जी हमें क्या मिले, F1 पीढ़ी में हमें मिले कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्होंने स्वयं परागण होने दिया तो क्या है युग्मक क्या है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर क्या आ गए कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए। तो भाई कराओ जब यहाँ पे क्रॉस तो क्या आया कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल, तो कैपिटल टी की कैपिटल टी से दोनों कैपिटल टी आ गए, कैपिटल टी के स्मॉल टी से तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड लास्ट में आ गए क्या दोनों स्मॉल टी। तो ये क्या था ये थी एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी यानी कि दूसरी पीढ़ी। एग्जाम में पूरा लिखकर आओगे जनक है ये युग्मक है यानी कि गैमेट्स प्रॉपर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो आपको एक तो ये मिला दो ये मिले और एक ये मिला, ये क्या है शुद्ध लंबा है। कैपिटल टी किसको बताता है लंबेपन को, प्रभावी लक्षण शुद्ध लंबा है। ठीक है, दोनों कैपिटल टी क्योंकि एक प्रभावी एक अप्रभावी साथ में, तो कैसे हो गए भाई अशुद्ध लंबे हो गए, दोनों स्मॉल टी हैं यानी कि भाई अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, अशुद्ध बोने ओ सॉरी शुद्ध बोने। ठीक है, दोनों स्मॉल टी हैं। ठीक है, तो दोनों स्मॉल टी किसको बता रहा है बोनेपन को, एंड दोनों स्मॉल टी इसलिए हमने लिखा वहां पे शुद्ध बोने। अब शुद्ध लंबे कितने थे हमारे पास एक, अशुद्ध लंबे कितने आए थे दो, एंड शुद्ध बोने कितने आए थे एक। देख लो यहाँ पे यही सीन था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये हमारा एक अनुपात निकल कर आया है जिसको हमने बोला है 1:2:1, एंड ये हमारा कौन सा जीनोटाइप रेशो। तो जीनोटाइप अनुपात क्या होता है बेटा जी, जीनोटाइप अनुपात होता है वो अनुपात जहां पर हम उसकी जीनी संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए भाई तो जब हमने इस तरीके से निकाला कि भाई शुद्ध लंबे कितने हैं शुद्ध बोने कितने हैं अशुद्ध लंबे कितने हैं, तो ये जो अनुपात है इसको हमने बोला जीनोटाइप। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं बेटा मुझे ये मत बताओ तुम
कि शुद्ध अशुद्ध कितने, मुझे बस इतना बता दो कि लंबे पौधे कितने थे और बोना पौधा कितना था। तो आपने बोला कि भाई मैम 3 लंबे थे और 1 बोना था, यानी कि अनुपात आया 3:1। तो ये हमारा फिनोटाइप अनुपात, यानी कि बाहरी लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, यही चीज यहाँ बोली गई है, नियम आप लिख लोगे। ठीक, चलिए तो ध्यान से देखेंगे। तो फिनोटाइप क्या है, किसी भी लक्षण का बाहरी रूप से लंबा या बौना, ठीक है, यानी कि बाहरी रूप से अगर आप उसको देख रहे हो कि लंबा है, बोना है, कैसा है, ठीक है, तो वो हमारा फिनोटाइप होता है, जिसको हम लक्षण प्रारूप भी कहते हैं। जीनोटाइप को हम जीन प्रारूप भी कहते हैं, यानी कि जीवों के जीन संरचनाएं। ठीक है, चलिए अब आ जाता है तीसरा नियम, जो कि बच्चों को लगता है बहुत ही खतरनाक, वो है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ओके, किस पे आधारित है, द्विसंकर क्रॉस पे। अब यहाँ पे उन्होंने 2 जोड़ी लक्षणों को लिया, ठीक है, गोल व पीले बीज, गोल का अपोजिट झुर्रीदार, पीले के अपोजिट हरा, तो झुर्रीदार व हरा बीज। गोल को उन्होंने दर्शाया कैपिटल आर से, ठीक है, पीले को बीज यानी उन्होंने दर्शाया यहाँ पे कैपिटल वाई से। ये प्रभावी को हमने एक तरफ लिखा, अप्रभावी को हमने एक तरफ लिख दिया, यानी कि झुर्रीदार स्मॉल आर और हरे बीज को हमने स्मॉल वाई से दर्शाया। क्या थे भाई जनक, गैमेट्स निकाले, कैपिटल आर है इधर, कैपिटल वाई है इधर, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या निकल कर आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये F1 पीढ़ी थी, यानी कि F1 पीढ़ी में हमें सारे के सारे गोल और पीले बीज मिले। अब याद रखना एग्जाम में या तो ये या ये, तो मैं तुम्हें यही बोलूंगी इतना हिस्सा करके आना है सिर्फ, ठीक है, बट उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक, चलिए भाई, तो पहली पीढ़ी में क्या मिल चुका है, ये, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 4 ऐसे युग्मक बनाए जो आपस में नहीं मिल रहे, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। देन अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आपका बन जाएगा क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई हो गया, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, एंड एक बन गया ये। चलो भाई, तो ये युग्मक बन गए हमारे। ठीक, अब यहाँ पे जब हमने क्रॉस कराया तो हमने इनको लिख लिया कुछ इस तरीके से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जो यहाँ लिखे वही तुमने यहाँ लिखे। एक बार चलो मैं आपको बता देती हूँ खुद से करके भी। एग्जाम में प्लीज स्केल का यूज करेंगे तुम लोग सभी, वरना नंबर कट जाएंगे। चलो, क्या युग्मक थे यहाँ पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई था, कैपिटल आर स्मॉल वाई था, स्मॉल आर कैपिटल वाई था एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई था, ठीक है, यही थे, इधर भी लिख दो, इनको देख के लिखना। और याद रखना द्विसंकर क्रॉस का जीनोटाइप आपके सिलेबस में नहीं है, इसका सिर्फ फिनोटाइप तुम्हारे सिलेबस में। कैपिटल आर की कैपिटल आर से कराओ, दोनों कैपिटल आर आ गए, कैपिटल वाई की कैपिटल वाई से दोनों कैपिटल वाई, सेकंड वाले से कराओ दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, नेक्स्ट एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, दोनों के दोनों कैपिटल वाई हो गए, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहली लाइन कंप्लीट। सेम आपको सेकंड करनी है, कैपिटल आर की कैपिटल आर से एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल आर है, दोनों ही स्मॉल वाई है, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर एंड दोनों ही क्या हो जाते हैं, स्मॉल वाई हो जाते हैं। आगे आ जाओ, तीसरी लाइन, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, फिर क्या बोल रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, वापस दोनों स्मॉल आर हैं इस बार एंड दोनों कैपिटल वाई, एंड दोनों स्मॉल आर हैं, एक कैपिटल वाई एंड एक स्मॉल वाई। लास्ट लाइन जल्दी से देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। नेक्स्ट बोल रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, नेक्स्ट दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड लास्ट में दोनों ही स्मॉल आर हैं और दोनों ही स्मॉल वाई हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसका जीनोटाइप जो रेशो है, यानी कि जीनोटाइप अनुपात तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को क्या करना है, सिर्फ इसका फिनोटाइप अनुपात निकालना। सबसे पहले हमने लिए यहाँ पे दोनों कैपिटल आर हैं और दोनों ही कैपिटल वाई हैं, यानी कि गोल और पीले बीज। चलो भाई आ जाओ, गोल व पीले बीज, ठीक है, कितने हैं चलो देख लेते हैं। तो एग्जाम में तुम लोग पेंसिल का यूज कर लेना ऐसे नंबर डाल के, वरना तुम कंफ्यूज हो जाते हो आखिर कौन सा क्या है। लेकिन एग्जाम में नंबर डले हुए वहां पे मत छोड़ के आ जाना, वरना मार्क्स कट जाएंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले गोल पीले बीज 1 हो गया, गोल पीले बीज 2 हो गया, गोल और पीले बीज 3, 4 हो गया, ये हो गया 5, ये तो गोल और हरे हैं, गोल और पीले 6 हो गया, वो भी गोल और हरे हैं, गोल और पीले 7 हो गया, गोल और पीले 8 हो गए, ये तो झुर्रीदार पीले 1 हो गया ये, बाकी कोई नहीं। कितने हो गए? 9। तो बेटा जी गोल और पीले बीज कितने हो गए? 9। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें तो गोल और हरे बीज आ गए, तो कितने हैं यहाँ पे गोल और हरे बीज? 1 हो गया, 2 हो गया एंड हमारे पास ये 3 हो गया। ठीक है, तो गोल और हरे बीज कितने हो गए? गोल व हरे बीज कितने हो गए? 3 हो गए। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? झुर्रीदार और पीले बीज कितने हैं भाई यहाँ पे? अगर हम देखें 1, 2 और 3, तो आ जाओ यहाँ पे फटाफट से। झुर्रीदार व पीले बीज कितने हो गए? 3 हो गए एंड बचा हमारे पास लास्ट, जो कि कौन सा है यहाँ पे? आपका झुर्रीदार और हरा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ठीक से लिख दूं पहले एक बार, क्योंकि जब तक मैं ठीक से नहीं लिखूंगी मुझे चैन नहीं पड़ता। चलो, तो झुर्रीदार व हरे बीज ये कितना आया बेटा जी? 1। तो यहाँ पे अनुपात क्या निकल कर आया बेटा? अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो रेशो निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है? 9:3:1 एंड ये कौन सा अनुपात है? ये है तुम्हारा फिनोटाइप अनुपात एंड ये है तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पॉइंट्स तुम्हारे सामने, तुम एग्जाम में लिखकर आ जाओगे। समझा? मैंने पूरा दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे आके तुम्हारे सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हो जाते हैं कंप्लीट एंड आई थिंक सबको बहुत ईजी तरीके से समझ आ गया है। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड ऑल द बेस्ट। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना एंड जो चीज बता रही हूँ प्लीज गलती से मिस मत करना। ठीक है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। बाय बाय एंड टेक केयर।